Hey everyone, I hope you all are doing good. करंट अफेयर्स का ये 11th वीडियो है। 10 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये 11th वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में देश का पहला लाइकेन कवक पार्क विकसित किया गया। तो कहाँ पे किया गया है? ये हमारा उत्तराखंड जिले में है। और उत्तराखंड में कहाँ पे? पिथौरागढ़ जिले में। जो जगह का नाम है वो है मनुस्यारी। ठीक है ना, वहाँ पे देश का, ठीक है, स्टेट का नहीं, देश का पहला लाइकेन या कवक पार्क जो है विकसित किया गया है। देखिए लाइकेन के बारे में समझते हैं। लाइकेन जो है हिमालय की 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक उगने वाला महत्वपूर्ण प्रजाति है। ठीक है, 5000 मीटर की हाइट पे ये उगता है और ये प्रदूषण के स्तर का सबसे अच्छा जो है जैविक इंडिकेटर होता है। ठीक है, अगर प्रदूषण होता है तो लाइकेन जो है क्या, डेड हो जाते हैं। तो इससे ये समझा जाता है कि यहाँ पे प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इन जुरासिक कालीन लाइकेन प्रजातियों का प्रयोग भोजन, इत्र, रंजक, पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। तो इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं। ठीक है, और ये जुरासिक काल के हैं। क्या है? भोजन, इत्र में, ठीक है, आपका रंजक और जो पारंपरिक दवाएं हैं उनके भी प्रयोग किया जाता है लाइकेन्स का। तो देखिए लगभग 2 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है ये पार्क और 80 के से अधिक प्रजातियां हैं कवक की यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तराखंड में लाइकेन की जो 600 से अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, लाइकेन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। उद्देश्य ये है कि विभिन्न कवक प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो उत्तराखंड में देश के इस पहले कवक पार्क को 27 जून 2020 को लोगों को के लिए खोल दिया गया। और ये क्या है? एक प्रकार का वनस्पति है जो पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों, मिट्टी में पनपता है। कहाँ कहाँ पे? पेड़ों के तनों पे, दीवारों पे, चट्टानों में या मिट्टी के अंदर, सॉइल में ये पनपता है। इनके बहुत सारे रंग होते हैं, आकार इनके बहुत हैं, अलग अलग आकार में होते हैं ये। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित जीवों में से एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर जो अभी प्रेजेंट है वो सबसे पुरानी जीवित जीवों में से लाइकेन एक है। ठीक है ना, जुरासिक काल के। आप सोच लीजिए कितनी पुरानी है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे बड़ी तितली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, भारत में सबसे बड़ी तितली। तो हिमालय की गोल्डन बर्ड कहा जाता है। जो अभी तितली भारत में सबसे बड़ी तितली पाई गई है, इसको गोल्डन बर्ड के नाम से भी जाना जा रहा है। ये हिमालय में है और इस तितली को 88 वर्षों बाद 8 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 88 वर्षों बाद 8 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दीदी ठाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली, कितनी? 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है। कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। और अगर हमने अभी क्या लाइकेन पार्क देखा था, तो ये कहाँ पे है? लाइकेन पार्क आपका ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में है। लेकिन ये मनुस्यारी में ना होके कहाँ पे है? दीदी ठाट में है। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दीदी ठाट में है। और ये जो है 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है। अब 106 मिलीमीटर पंखों वाली नर गोल्डन बर्ड विंग तितली शिलोंग के बानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। ठीक है, तो ये मादा है और वो 106 वाला 106 mm का 9 जो है आपका ये नर है। ठीक है, 2 नई तितलियों की प्रजातियां भी खोजी गई हैं। अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों के द्वारा 2 नई तितलियों की प्रजातियां खोजी गई। इस खोज के साथ देश में तितलियों की जो प्रजातियों की संख्या है वो बढ़कर 1327 हो गई है। कितनी हो गई है? 1327 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2 नई खोजी गई प्रजातियों में से एक का नाम है हेयर स्ट्रीक स्ट्राइड। क्या नाम है? हेयर स्ट्रीक स्ट्राइड। और दूसरे का नाम है आपका एल्यूजिव प्रिंस। क्या नाम है? एल्यूजिव प्रिंस। तो ये फिर से देखिएगा, देखिए 2 नई जो प्रजातियां खोली गई वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और अब तितलियों की संख्या 1327 हो गई है। तो 2 नई प्रजातियां हैं, उसमें से एक का नाम है हेयर स्ट्रीक स्ट्राइड। ठीक है, हेयर स्ट्रीक स्ट्राइड। और दूसरा है एल्यूजिव प्रिंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछ लेगा कुछ और नाम देके, तो ये तितलियों का नाम है जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं, हेयर स्ट्रीक स्ट्राइड और एल्यूजिव प्रिंस। भारत में इन 2 नई तितलियों की पहचान
पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय जनरल बायोनेट्स में की गई है। ठीक है, अब इंडिया रैंकिंग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा इंडिया रैंकिंग 2020 को जारी किया। ठीक है, किसको? इंडिया रैंकिंग 2020 को। कौन से? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF। अब इस रैंकिंग का निर्धारण 5 व्यापक समूहों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित अंकों के आधार पर किया जाता है। तो क्या है? 5 व्यापक समूह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट तो हमारा क्या है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा है। शिक्षा क्या है? उसके बाद फिर क्या है? अध्ययन और संसाधन। ठीक है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, TLR बोलते हैं इसको, टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज। पहला हमारा क्या है? शिक्षण। ठीक है, शिक्षण, अध्ययन और संसाधन, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? स्नातक छात्रों की संख्या। ठीक है, ग्रेजुएशन आउटकम कितना है ये देखते हैं। तो पहला शिक्षा है, दूसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, तीसरा हमारा है पहुंच एवं समावेशी, है ना, पहुंच एवं समावेशी। क्या है इसको? आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। ठीक है, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा है धारणा, या इसको कहते हैं परसेप्शन। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं, एक बार फिर से 5 चीजें एक बार देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पहला हमारा है शिक्षण, अध्ययन और संसाधन, टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज। दूसरा हमारा है जो स्नातक के छात्र हैं उनकी जो है ग्रेजुएशन आउटकम क्या है। थर्ड हमारा है पहुंच और एवं समावेशी, यानी कि आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और फोर्थ हमारा है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और फिफ्थ हमारा है धारणा या परसेप्शन। ठीक है, भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और संस्थानों को निम्नलिखित 10 श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया। जो भारत के सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय हैं और संसाधन हैं उनको 10 श्रेणियों में जो है समग्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कौन कौन से 10 श्रेणी हैं उनके? देखिए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और प्रबंधन, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला और विधि संस्थान में रैंकिंग प्रदान की जाती है। दंत चिकित्सा संस्था को इस वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो ये जो दंत चिकित्सा है वो इसी वर्ष से जो है शामिल किया गया इंडिया रैंकिंग में। देखिए समग्र श्रेणी जो है ओवरऑल कैटेगरी के शीर्ष 5 संस्थान कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये कि जो समग्र श्रेणी है उसके 5 संस्थान शीर्ष कौन कौन से हैं। तो ये हमारा है, पहला जो है हमारा वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। फर्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। सेकंड हमारा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। थर्ड हमारा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। और फोर्थ हमारा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे। और फिफ्थ है हमारा IIT खड़गपुर। फिर से देख लीजिए, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, पहले है IIT मद्रास, फिर IISc बेंगलुरु, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे और फिर IIT खड़गपुर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, IIT मद्रास पहले नंबर पे है, फिर IISc बेंगलुरु, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे और फिर IIT खड़गपुर। ठीक है, तो ये हमारे हैं, इसको याद रखना है। अब देखिए विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 5 जो है संस्थान कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा IISc बेंगलुरु, फिर आपका है जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, फिर थर्ड पे हमारा है बनारस विश्व जो है हिंदू विश्वविद्यालय, और फोर्थ पे हमारा अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर। फिफ्थ हमारा है जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। कौन सा है? जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है विश्वविद्यालय श्रेणी के 5 शीर्ष संस्थान। ठीक है, विश्वविद्यालय श्रेणी के 5 शीर्ष संस्थान कौन से हैं? सॉरी, ये विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय श्रेणी के। तो फर्स्ट जो हमारा है मिरांडा हाउस दिल्ली। कौन सा है? पहला मिरांडा हाउस दिल्ली। दूसरा है लेडी श्रीराम कॉलेज नई दिल्ली। थर्ड हमारा हिंदू कॉलेज दिल्ली। फोर्थ है सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली। और पांचवा है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। तो दिल्ली के चारों हैं हमारे महाविद्यालय में, और पांचवा हमारा है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। फार्मेसी की स्टडी में देख लेते हैं, जामिया हमदर्द नई दिल्ली, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च मोहाली। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं याद करना है, पहला आप देख लीजिए जामिया हमदर्द नई दिल्ली। ठीक है, फार्मेसी के क्षेत्र में। चिकित्सा में देख लेते हैं, जो हमारा एम्स है नई दिल्ली, और नेक्स्ट हमारा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, और थर्ड हमारा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर।
ठीक है। दंत चिकित्सा जो इसी बार जो है जोड़ा गया, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। दंत चिकित्सा में है आपका कौन सा है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। कौन सा है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है विधि श्रेणी में कौन से 3 स्थान है, तो विधि श्रेणी में है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। क्या है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। दूसरा हमारा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। और थर्ड हमारा है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहला एक बार देख लीजिए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है। वास्तुकला के क्षेत्र में पहला हमारा है जो है भारत और प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। वास्तुकला में कौन सा है, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नेक्स्ट हमारा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, और फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट। तो खड़गपुर जो है किसमें, जो आपका वास्तुकला है उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, कचरा मुक्त शहरों की 2019-2020 की स्टार रेटिंग। ठीक है, स्टार रेटिंग क्या है, कचरा मुक्त शहरों की। ठीक है, विभिन्न शहरों में साफ सफाई के स्तर का आकलन करते हुए कचरा मुक्त शहरों गार्बेज फ्री सिटीज की स्टार रेटिंग ने मई 2020 में जारी की गई है। ठीक है, तो कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटीज है कि स्टार रेटिंग जो सरकार ने मई 2020 में जारी की है। 19-20 के लिए यह रेटिंग केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 मई 2020 को जारी की। ठीक है, अब देखिए इसमें कुल 6 शहरों को ही 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया। 6 शहर ही सिर्फ ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिला है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग। 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ 6 शहर जिसको 5 स्टार रेटिंग, 65 सिटीज है जिनको 3 स्टार रेटिंग, और 70 शहर ऐसे हैं जिनको 1 स्टार रेटिंग दी गई है। 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो 5 स्टार रेटिंग है उसमें जो है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट व सूरत, और कर्नाटक के मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर व महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है। ठीक है, तो पहला है जो छत्तीसगढ़ का है अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट व सूरत, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है। ठीक है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई शामिल है। छत्तीसगढ़ का एक है अंबिकापुर। ठीक है, 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक 34 शहर कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो 34 शहर कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। छत्तीसगढ़ के 9 शहर हैं, भिलाई, कौन सा, भिलाई, जशपुर नगर, नरहरापुर, पाटन, रायगढ़। ये आएगा नहीं आपका, ये आएगा कि किसमें कितने शहर हैं। तो छत्तीसगढ़ के 9 शहर हैं, सबसे ज्यादा शहर 34 जो है शहर है महाराष्ट्र के, और मध्य प्रदेश के 10। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं, 10 शहर हैं। कौन कौन से हैं, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, कंठफोड़, कटनी, खरगोन और ओमकारेश्वर, मीठमपुर और पीठमपुर और सिंगरौली और उज्जैन। गुजरात के 5 हैं, गुजरात के कितने हैं, 5 हैं, गुजरात के 5 हैं। आंध्र प्रदेश के 2, हरियाणा, झारखंड और पंजाब के 1-1 शहर। ठीक है ना, ये हो गए हमारे। अब इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ व दिल्ली को 3 स्टार रेटिंग पाने वाले शहरों में शामिल किया गया। दिल्ली और चंडीगढ़ को 3 स्टार रेटिंग में शामिल किया। उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान कि किसी भी शहर को 3 स्टार रेटिंग नहीं प्राप्त हुई है। 5 स्टार तो है ही नहीं, लेकिन 3 स्टार जो है किसी भी को नहीं प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के 6 शहर को जो है कौन सी 1 स्टार रेटिंग पर मिली है। कौन कौन से 6 शहर हैं, अलीगढ़, गजरौला, झांसी, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। ठीक है, ये 6 शहर जो हैं वो कितने हैं, 70 शहरों में से 6 शहर हैं और जिनको 1 स्टार रेटिंग मिली है। कौन कौन से हैं, अलीगढ़, गजरौला और झांसी, अलीगढ़, गजरौला, झांसी, गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा। 1 स्टार रेटिंग इनको मिली है। ये 70 शहरों में शामिल है। एकदम से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सिटीज हैं जिनको ये मिली है। तो ये आपके 6 शहर हैं। कौन कौन से, अलीगढ़, गजरौला, झांसी, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1 स्टार रेटिंग पाने वाले छत्तीसगढ़ के 5 शहर हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 5 शहर हैं जो 1 स्टार रेटिंग है। ठीक है, हरियाणा का 1 शहर, रोहतक के अतिरिक्त दिल्ली के कैंट भी जो है शामिल है 1 स्टार में। स्वच्छता रेटिंग की इस दौड़ में देश के 1435 शहरी निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज, 1435 जो शहरी निकाय थे, अर्बन लोकल बॉडीज थी, उन्होंने जो है क्या किया, जो है इसमें
शामिल किए गए थे। प्रारंभिक आकलन के पश्चात इसमें 698 शहरों को चुना गया था, जिसमें 141 को ही रेटिंग प्रदान की गई है। विशाखापट्टनम में एक संयंत्र गैस से रिसाव, तो आप सभी लोग को ये चीज़ पता होगी, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी कि विशाखापट्टनम से में एक संयंत्र गैस के रिसाव हुआ था। तो देखिए विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक कारखाने में 6 से 7 मई 2020 की मध्यरात्रि एक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। उसमें क्या होता, गैस लीक होने के वजह से आसपास के गांव थे उसके 2000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे। ठीक है, अब देखिए दक्षिण कोरिया की एलजी कैंप और आरआर वेंकटपुर गांव स्थित अनुषंगी कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई स्टाइरीन गैस का रिसाव उस समय हुआ जब अधिकांश लोग सो रहे थे। तो इम्पोर्टेंट है, दक्षिण कोरिया की एलजी कैंप और आरआर वेंकटपुर गांव, तो कहाँ की है, ये दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, और ये जो है कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का क्या नाम था, एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से जो है ये गैस लीक हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि गैस का नाम क्या था, तो स्टाइरीन नाम था गैस का, और ये गैस का रिसाव हुआ उस समय हुआ जब लोग सो रहे थे। अब देखिए गैस के प्रभाव के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफें हुई, दिक्कत महसूस हुई, जिससे जो है लोग जो है नींद में ही क्या हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि कृत्रिम रबर व रेजिन बनाने का प्रयोग की जाने वाली स्टाइरीन, जो स्टाइरीन है, अभी भी पूछ सकते हैं कि जो स्टाइरीन है उसका यूज स्टाइरीन गैस का कहाँ करते हैं, तो देखिए कृत्रिम रबर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल रबर बनाने में और आपका रेजिन बनाने में, वो रेजिन बनाने में जो है स्टाइरीन का गैस का प्रयोग करते हैं। ये जो है अधिक जहरीली नहीं होती, अधिक सूंघने पर ही इससे मृत्यु हो सकती है, ज्यादा जहरीली नहीं है, अगर ज्यादा देर तक उसको सूंघेंगे तो फिर डेथ हो सकती है। एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गैस रिसाव 7 मई को प्रातः ही रोक लिया गया था। कब? 7 मई को प्रातः ही रोक लिया गया था, लेकिन यहाँ पे 11 लोगों की मौत 7 मई तक हो चुकी थी तथा बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भी भर्ती थे। देखिए इस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और यह प्लांट काफ़ी दिनों से बंद था। 7 मई को सुबह से ही इसे खोला जाना था। इसके पहले की रेफ्रिजरेशन यूनिट में रिसाव हो गया, ठीक है, खोलने से पहले ही जो है रेफ्रिजरेशन यूनिट था उसमें से रिसाव हो गया और प्लांट 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 गाँव के लोग इस रिसाव से प्रभावित हो गए। विशाखापट्टनम जो पुलिस थी वो एलजी जो पॉलीमर्स है प्लांट के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया है उन्होंने। इसमें गैर इरादतन हत्या व लापरवाही से मौत की हत्याएं की धाराएं जोड़ी गई हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एस जगनमोहन रेड्डी ने दुर्घटना के में जो है मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की 7 मौके। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कितना रुपए क्या किसको, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हिंदुस्तान पॉलीमर्स प्लांट में गैस रिसाव की इस घटना से 36 वर्षीय पुरानी गैस, देखिए 36 साल पहले ही हुआ था जो भोपाल गैस त्रासदी थी, उनकी यादों को एक बार पुनः ताज़ा कर दिया है। भोपाल में 2-3 देखिए ये टाइम है 1984 का, कि उसमें कब 2-3 सितंबर 1984 में मध्य रात्रि में यूनियन कार्बाइड का नाम था, यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड MI जो है साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से रिसाव से 3000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे गैस का नाम आपको याद रखना है, कौन सा गैस था ये, देखिए गैस का नाम जो है मत भूलिएगा, गैस जो है स्टाइरीन था। ठीक है, कौन सा था, स्टाइरीन था, और वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो दोनों ही आ सकता है, इसी पे ये केस हुआ तो ये भी चांसेस हैं। ठीक है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है टाइगर्स के लिए, उनके जो है आपके क्षेत्र के लिए, उनके रिजर्व्स के लिए जहां वो रहते हैं। तो देखिए सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हो गई है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सुंदरबन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में 8 की वृद्धि हुई है। 2019-20 के दौरान ये जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए अगर 19-20 की जनगणना में सुंदरबन के इनकी संख्या 96 पाई गई थी, जबकि 1 वर्ष पूर्व जो है 1 साल पहले की बात देखें तो इनकी जो जनसंख्या थी वो 88 थी। तो कितना जो है जनसंख्या हो गया है 96, कितना हुआ है 96, कितना बढ़ा हुआ है 8 बढ़ा है, पहले 88 था और अब हो गया है 96। ठीक है, 2019-20 की यह घोषणा 2 चरणों में की गई। इसका पहला चरण, अभी चरण नहीं याद करना, इसमें गणना के आंकड़े जो आंकड़े हैं मंत्रालय द्वारा 7 मई 2020 को जारी किए गए। अब देखिए
2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र में सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त 24 परगना दक्षिण डिवीजन शामिल है। नवीनतम गणना के आंकड़ों के अनुसार गिनती किए गए 96 टाइगर्स में से 2324 परगना क्षेत्र में और सुंदरबन में जो है और 73 सुंदरबन टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, अगर हम जो हमारे नवीनतम आंकड़े हमारे पास है उसके अनुसार अगर देखें तो 96 जो आपके टाइगर्स हैं, ठीक है ना, 96 टाइगर्स में से 2324 जो है परगना क्षेत्र में और 73 सुंदरबन टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। केंद्र सरकार ने वन मंत्रालय की 2018 की बाघ जनगणना रिपोर्ट में देश भर में टाइगर्स की जो कुल संख्या है, पूरे देश में अगर टाइगर्स की संख्या देखें तो कितनी है, 2967। ठीक है, 2967। ठीक है, 2967 आकलित की गई, जिसमें 88 बाघ सुंदरबन में बताए गए थे। कितने हैं, 88 बाघ सुंदरबन में थे, लेकिन अब कितने हो गए, अब बढ़ गए हैं, तो 8 बढ़ गए हैं और ये है 96। ठीक है, अब देखिए चक्रवाती तूफान है अम्फान से ओडिशा व पश्चिम बंगाल में भारी तबाही। ठीक है, अम्फान का नाम सुना होगा, कौन सा है, तो अम्फान है। बंगाल की खाड़ी से मई 2020 में उठे भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के साथ साथ कहाँ पे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा मचाई। ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ईस्टर्न पोर्शन में हो रहा है ये, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में। कौन सा है, अम्फान। ठीक है, देखते हैं। हाँ, देखिए 21 मई को बंगाल के तट से टकराए इस सुपर साइक्लोन ने अपनी रास्ते की हर चीज को अपने प्रचंड वेग से उखाड़ फेंक दिया। बहुत नुकसान हुआ था इससे। मौसम विभाग की पूर्व चेतावनियों के कारण जो तटवर्ती इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज है, वहां पहले ही उसको खाली कर लिया गया था और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में 5 लाख से अधिक लोग इससे बेघर हो गए। ठीक है, 5 लाख से अधिक लोग इससे बेघर हो गए। और अगर उड़ीसा में वहीं देखें तो पश्चिम बंगाल में से इससे कोरोना महामारी से भी अधिक भीषण संकट की स्थिति माना गया। ठीक है, 1999 में उड़ीसा में आए भीषण चक्रवाती तूफान के पश्चात जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये पहला सुपर साइक्लोन था। तो इम्पोर्टेंट है, 1919 के बाद ये पहला जो है क्या था, सुपर साइक्लोन था जो इतना घातक था। 1990 किलोमीटर क्या, अब इसकी स्पीड भी कभी पूछते थे, ध्यान रखिएगा। 190 किलोमीटर, कितना है, 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दीघा तट से टकराए इस तूफान से सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में हुई। तो ये भी पूछ सकते सबसे ज्यादा तबाही कहाँ पे हुई है, सबसे ज्यादा तबाही हुई है पश्चिम बंगाल में। वहाँ कम से कम 80 लोगों ने अपनी जान तूफान के चलते गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान जो प्रभावित क्षेत्र है उनका हवाई दौरा किया और इस दौरान उन्होंने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ व पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ की सहायता की। तो उड़ीसा को कितना दिया गया, 500 करोड़, और जो पश्चिम बंगाल है उसको दिया गया 1000 करोड़। ठीक है, अम्फान के बाद जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 120 किलोमीटर की गति से निसर्ग तूफान टकराया। तो याद रखिएगा, अम्फान जो है ईस्टर्न साइड में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और जो हमारा निसर्ग तूफान है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात, ये वेस्टर्न कोस्ट पे, महाराष्ट्र और गुजरात 120 किलोमीटर प्रति घंटा था। और वो कितना था, अम्फान जो है 190 किलोमीटर प्रति घंटा था, निसर्ग है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तूफान का नाम निसर्ग बांग्लादेश ने रखा है। ये भी पूछ लेता है कि निसर्ग जो है किसने रखा है, बांग्लादेश ने रखा है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकृति। अच्छा, अम्फान का नाम किसने दिया है, आप बता सकते हो तो बता दीजिए। जिसका, देखिए इसका जो निसर्ग है उसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रकृति। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो ये है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि। इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत में जो एशियाई शेर है उनकी आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। 10 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर जो है गुजरात के गिरवन, कहाँ के, गुजरात में गिरवन के एशियाई क्षेत्रों की आबादी में बढ़ोतरी की सूचना दी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो गुजरात के गिरवन में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी लगभग 29% में वृद्धि हुई है और उनके रहने का दायरा भी 36% बढ़ा है। ठीक है, 29% की वृद्धि हुई है और जो रहने का उनका दायरा है वो लगभग 36% बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि विगत कई वर्षों से गुजरात में शेरों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और ये सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी
प्रौद्योगिकी पर जोर और वन्य स्वास्थ्य सेवा, कौन सी, सामुदायिक भागीदारी, ठीक है, कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी जो है हमने लिया है, और वन्य जीव स्वास्थ्य जो है उसको भी जो है ध्यान दिया गया है। उचित जो उनके आवास है उसका उचित प्रबंधन किया गया है, आवासों का उचित प्रबंधन, और मानव व शेरों के बीच संघर्ष को कम करने के कदमों का परिणाम है, ठीक है। और ये जो है ये सकारात्मक प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगा, ये जो है उम्मीद की गई है। देखिए एशियाई शेरों की संख्या जो है 2015 की संख्या 523 है। 15 में कितने थे, 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में जो है ये 674 हो गए। कितने हो गए, 674 हो गए हैं। साथ ही उनके रहने का दायरा भी जो है 2005 अगर 15 में देखें तो ये कितना था, 22,000 वर्ग किलोमीटर था, और अब हो गया है 2020 में जो है 3,000 वर्ग किलोमीटर जो है और बढ़ गया है। गुजरात के जूनागढ़ में अगर गिरवन बाघ संरक्षित क्षेत्र है, उससे पूरी दुनिया में एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा गिरवन जो है कहाँ पे है, भारत के गुजरात के जूनागढ़ एरिया में है, और ये पूरी दुनिया में एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर के शेर जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बड़ौदा, पोरबंदर, राजकोट और सुरेंद्रनगर तक जंगलों में देखे जाते हैं। तो मतलब इतने जगह के जंगलों में ये देखे जाते हैं। गिरिवन के कुल क्षेत्र 674 शेरों में 161 नर और 260 मादा हैं, 116 वयस्क हैं, और 37 है वो शावक हैं, ठीक है। कैमरा लगा बाघों की गिनती में भारत का विश्व रिकॉर्ड। तो जो कैमरा लगा के हमने उनकी जो है उनका देखा कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने जो है हमारे पास बाघ हैं, और ये भारत में विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। 17 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने कैमरा लगाकर बाघों की गिनती करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और अगर हम देखें कि अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे की श्रेणी में हाल में ही शामिल कर दिया है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े कैमरा जो है लाइफ सर्वे, कैमरा वाइल्ड लाइफ सर्वे की श्रेणी में जो है हाल में शामिल कर दिया है। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इस नए कीर्तिमान की घोषणा किया है, और उसमें लिखा भी गया है कि भारत ने 18-19 में हुए कैमरा ट्रैप सर्वे का चौथा चरण था। कौन सा चरण था, चौथा चरण है। संसाधन और डाटा के संदर्भ में दुनिया का आज तक का सबसे व्यापक सर्वे रहा है, ये हमारा गिनीज बुक ने घोषणा कर दी है। कैमरा ट्रैप या मोशन सेंसर्स के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण को किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। ये जो कैमरा ट्रैप है वो क्या है, उसमें जो है फोटोग्राफिक उपकरण है जो सेंसर मोशन सेंसर्स के साथ लगे हुए हैं कुछ, और वो जो है जानवर के गुजरने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। 1.21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अलग अलग 141 जगहों पर कितना 26,838 कैमरा लगाकर वन्यजीवों की तस्वीरें ली गई, और उनके आधार पर बाघों की गणना हुई, ठीक है। बहुत ही बड़े स्तर पे जो है ये जो है गणना हुई है, और बहुत सारे कैमरा जो है लगाए गए, इंस्टॉल किए गए थे वहाँ पे, ठीक है। तस्वीरों में सॉफ्टवेयर के जरिए धारी के पैटर्न के आधार पर बाघों की गिनती की गई। किसके आधार पर, धारी के पैटर्न के आधार पर, धारी के पैटर्न के आधार पर बाघों की गिनती की गई है। सर्वे का चौथा चरण पूरा होने के बाद बाघों की कुल संख्या 2967, कितनी, 2967 रही, जो दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया में बहुत शुभ संकेत है कि 75% हमारे दुनिया के बाघ हैं, ठीक है, 2967। और ये जो है देश में बाघों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हमारा है भारत में पहली नदी के नीचे निर्मित होने वाले सड़क परिवहन टनल, ठीक है। तो नदी के नीचे निर्मित होने वाले सड़क परिवहन टनल को देखते हैं। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे 14.85 किलोमीटर टनल बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी जो है 21 जुलाई 2020 को दे दी है। तो सैद्धांतिक जो है मंजूरी है वो 13 जुलाई 2020 को दे दी गई है, और ये देश की पहली नदी के नीचे बनने वाले सड़क परिवहन टनल है, जो पूर्वी चीन के ताइहू झील के नीचे बन रही सड़क परिवहन टनल से अधिक लंबी है, ठीक है।
अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाला यह जो हमारा टनल है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साल भर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कि कौन कौन सा एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन सा आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साल भर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा ये जो हमारा टनल है। सरकार जो है असम से गोहपुर से नुमालीगढ़, याद रखिएगा गोहपुर या फिर NH54, ठीक है, गोहपुर या NH54 से नुमालीगढ़ NH37 को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन सड़क परियोजना जो है टनल बनाने की योजना दी गई है। और कहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे की बात की जा रही है, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम में जो राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अमेरिका के पेशेवर कंपनी लुइस बर्जर, कौन, अमेरिका के पेशेवर कंपनी लुइस बर्जर द्वारा तैयार की गई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के को 18 मार्च को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। टनल में सैन्य वाहन और रसद हथियार पहुंचाने वाले 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। तो जो टनल में जो सैन्य वाहन होंगे वो जो है रसद हथियार पहुंचाने वाले वाहन 80 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, ठीक है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। अब इस टनल में आने जाने के लिए पृथक 2 ट्यूब कैप्सूल होंगी, ठीक है, आने जाने के लिए 2 कैप्सूल्स होंगी, बीच में ये दोनों ट्यूब जुड़ी होंगी। इससे ड्रेनेज सिस्टम, प्रकाश और इमरजेंसी निकास आदि में मदद होगी, ठीक है। तो ये हमारा है। और देखिए नेक्स्ट है, टनल के भीतर पानी नहीं घुसने के कई सुरक्षा चक्र होंगे। टनल में ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग और रेलिंग युक्त फुटपाथ आदि होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नीता अंबानी दुनिया की प्रमुख समाज सेवी हस्तियों की सूची में, ठीक है। तो प्रमुख समाज सेवी की हस्तियों की सूची में कौन है, हम नीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी समाज सेवियों की सूची में आ गई है। कोरोना संकट के दौरान में लोगों की जान बचाने के लिए जुटी नीता जो अंबानी है, उनकी संस्था रिलायंस फाउंडेशन, कौन की संस्था है, रिलायंस फाउंडेशन को विश्व के प्रमुख समाज सेवियों की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिकी अमेरिकी पत्रिका है टाउन एंड कंट्री, ठीक है, टाउन एंड कंट्री की वर्ष 2020 के हाल में ही इस जारी सूची में नीता अंबानी एकमात्र भारतीय समाज सेवी हैं, ठीक है। इसमें टिम कुक, ओपरा विनफ्रे, लॉरेन पावेल, जॉब्स और जो है लॉडर फैमिली, डोनटेला वार्चासे और माइकल ब्लूमबर्ग, ठीक है। और ये डोनटेला है, वर्साचे है, ठीक है, डोनाटेला वर्साचे और माइकल ब्लूमबर्ग जैसे अन्य प्रमुख नाम भी इसमें हैं। और इंडिया से जो है कौन है, हमारी अनीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी इंडिया से हैं। और नेक्स्ट हमारा है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। जो भारतीय नौसेना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, कौन है, अनिल कुमार चावला ने जो है 23 जुलाई 2020 को भारतीय नौसेना की अकादमी कहाँ है, एझीमाला, कहाँ पे, एझीमाला में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने को कमीशन किया है। 3 मेगावाट के इस ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष का है। और कितने का, ये 3 मेगावाट का है, ठीक है। केरल राज्य के कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, के द्वारा परियोजना को निष्पादित किया गया है, ये हो गया। और यह परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एझीमाला की मदद करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, वो है सोहराई खोवर पेंटिंग, तेलिया रुमाल, तंजावुर नेति वर्क्स और अरुम्बावुर की लकड़ी का नक्काशी जो जीआई टैग जिनको मिला है। तो फिर से देख लीजिए, सोहराई खोवर पेंटिंग, अभी पूछेगा ये सोहराई खोवर क्या है, तो सोहराई खोवर पेंटिंग है, तेलिया रुमाल, तंजावुर नेति वर्क्स और अरुम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। देखिए 12 मई 2020 को झारखंड, कहाँ का है, झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग है। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल तथा तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र संबंधित तंजावुर नेति वर्क्स और अरुरम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक दे दिया गया है। हाँ,
अरुम्बाबुर नाम है, ये एक लकड़ी की नक्काशी है, उसको भौगोलिक संकेत दे दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ है? झारखंड की है। तेलंगाना की तेलिया रुमाल है। तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र में तंजावुर नेति वर्क्स है। और आपका अरुम्बाबुर कहाँ है? लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक जो है मिल गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में समझ लेते हैं। यह एक भित्ति कला है। क्या है? एक भित्ति कला है ये। और जो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों का मिट्टी का प्रयोग करके फसल के मौसम, कहाँ पे? फसल के मौसम के एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक कला है। ठीक है, इस पारंपरिक रूप से मिट्टी में के बने घरों की दीवारों पर चिन्हित किया जाता है, जिसमें रेखाओं, बिंदुओं, जानवरों के चित्र एवं पेड़ पौधों का चित्र किया। रेखाओं, बिंदुओं, जानवरों और जो है आपका पेड़ पौधों को चित्रित किया जाता है। तो तेलिया रुमाल के बारे में बताइए। सूती कपड़ों में जटिल हस्त निर्मित विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें 3 विशेष रंगों, कौन से रंग होते हैं? लाल, काला और सफेद रंग, अनेक प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। ये मुख्यतः तेलंगाना में पाया जाता है। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तंजावुर नेति वर्क्स। यह एक पारंपरिक कला है। नेति एक दलदली पादप। ठीक है, तंजावुर नेति वर्क्स में क्या है? एक पारंपरिक कला है। और नेति एक दलदली पादप एशिनोमेन एस्पेरा के नेति मतलब डंठल के भीतरी हिस्से से तैयार किया जाता है। यह पौधा पुडुक्कलम और कल्ला पेरम्बर झील में पाया जाता है। यह वर्क्स व्यापक रूप में वेदेश्वर मंदिर, हिंदू मूर्तियों, मालाओं, दरवाजों और सजावट में मिलता है। कहाँ पे? बृहदेश्वर मंदिर, हिंदू मूर्तियों, मालाओं, दरवाजों और सजावट में मिलता है। अरंबुर की लकड़ी का अरंबाबुर की लकड़ी की नक्काशी। देखिए, पेरम्बलूर जिले के कारीगरों द्वारा अरंबाबुर की लकड़ी की नक्काशी मुख्यतः आम, शीशम, नीम के पेड़ की लकड़ी के लट्ठों में तैयार की जाती है। किससे? आम, नीम, शीशम के पेड़, आम, नीम और शीशम के पेड़ की लकड़ी से तैयार की जाती है। ये नक्काशियां प्रायः मंदिर की मूर्ति और वास्तु शिल्प विवरण में प्रेरित होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है चकहाओ, गोरखपुर के टेराकोटा कला और कदलाई मितई को जीआई टैग। किसको? चकहाओ, गोरखपुर के टेराकोटा कला और कदलाई मितई के को जीआई टैग। देखिए, 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के, कब? 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के चावल चकहाओ, क्या नाम है मणिपुर का चावल? चकहाओ, और गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की कदलाई मितई, कोविलपट्टी की क्या है? कदलाई मितई को, कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखिए चकहाओ के बारे में देखते हैं। चकहाओ क्या है? चकहाओ सुगंधित चावल की एक किस्म है और इस चावल की खेती मणिपुर में की जाती है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। तो क्या है? चकहाओ सुगंधित चावल की एक किस्म है जो इस चावल की खेती मणिपुर में की जाती है और इसका उपयोग जो है पारंपरिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। और एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इसका रंग जो है जो गहरा काला होता है। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण ये काले जो है डार्क ब्लैक कलर का होता है। वजन में यह अन्य चावलों की तुलना में अधिक भारी होता है, अधिक भारी होगा। ठीक है, चीन में इस चावल से रोटी, नूडल्स, राइस, केक और व्यंजन बनाए जाते हैं। चकहाओ से जो है चीन में रोटी, नूडल्स, राइस और जो है केक जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। चकहाओ चावल के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त करने हेतु उत्तर क्षेत्रीय विपणन लिमिटेड द्वारा इसको आवेदन जो है किया गया है। सदियों पुराने गोरखपुर के टेराकोटा, ठीक है, गोरखपुर के क्या? टेराकोटा के अंतर्गत प्रजापति समुदाय, कौन समुदाय? प्रजापति समुदाय के कुम्हार दोमट मिट्टी से हाथी, घोड़े जैसे कई जानवरों की आकृतियों को हाथ से बनाते हैं जो पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। इस कला में कुम्हार जितना मेहनत करते हैं उतना उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता, इसलिए जीआई टैग कुम्हारों की आय बढ़ोतरी में मददगार साबित होगा। गोरखपुर का और जो है औरंगाबाद गुलरिया बाजार, जंगल एकला, पटरी बाजार,
टेराकोटा उत्पाद के प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन सा है? औरंगाबाद, गुलरिया बाजार, जंगल एकला, पाटरी बाजार और टेराकोटा उत्पाद के लिए ये सारी जगहें प्रमुख जो है केंद्र हैं। अब देखिए कदलाई मितई तमिलनाडु के क्षेत्रों के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली और गुड़ की कैंडी है। क्या है? कदलाई मितई क्या है? मूंगफली और गुड़ की कैंडी है जो तमिलनाडु के जो है दक्षिण क्षेत्रों में बनाई जाती है। ठीक है, कैंडी की विशेष रूप से थामी बरानी नदी के पानी से बनाया जाता है। कौन सी नदी से? थामी बरानी नदी के पानी से बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है और स्वाद जो है वो और बढ़ जाता है। थामी बरानी नदी अब ये एग्जाम है। थामी बरानी जो नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक 12 मासी नदी है। ठीक है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग। कश्मीरी केसर को एक विश्व प्रसिद्ध जो है ये मसाला है। इस केसर का जो वर्तिकाग्र है वो लंबा और मोटा होता है। यह प्राकृतिक जो है कौन से गहरे लाल कलर में होता है, अत्यधिक सुगंध होता है इसमें और कड़वे स्वाद वाला होता है। ये कश्मीरी केसर दुनिया का इकलौता केसर है। ठीक है, एक ऐसा केसर है जो 1600 मीटर ऊंचाई पर उगाया जाता है। दुनिया का इकलौता केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसकी खेती कहाँ पे? पुलवामा में, किश्तवाड़ में, बड़गाम में और श्रीनगर के क्षेत्रों में, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, 1999 जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। चंबल अभ्यारण्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित। तो जो चंबल अभ्यारण्य है उसको जो है पारिस्थितिक रूप से क्या संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 के मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के चारों ओर 870 किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जो है घोषित कर दिया गया है ना। अब हमारा जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की सीमा से 0 से 2 किलोमीटर, कहाँ से? 0 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र अधिसूचित किया है। अब इसमें होगा क्या कि पर्यावरण मंत्रालय साथ में ही मध्य प्रदेश सरकार को जोनल मास्टर प्लान तैयार करने तथा पर्यटन के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान करने का जो है तैयार करने का आदेश दिया है। अब इसमें क्या होगा? वर्तमान में जलाशयों का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा एवं नमी के संरक्षण और आपका स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की और पारिस्थितिक जो पर्यावरण है कि अन्य पहलुओं पर ध्यान देने में सहायता मिलेगी। देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान के ट्री जंक्शन पर स्थित है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है? श्योपुर और मोरैना भिंड जिलों में 435 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन और अत्यंत विलुप्त प्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो यह अभ्यारण्य जो है गंगा डॉल्फिन और जो हमारा अत्यंत विलुप्त प्राय घड़ियाल है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसे डॉल्फिन का घर भी कहा जाता है, चंबल को डॉल्फिन का घर भी कहा जाता है। ये 75% घड़ियालों की प्राकृतिक आवास है और 1979 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1979 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो है ये और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट जो हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसके साथ में आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।